कौन से ट्रेड्स आपको लेने चाहिए? गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं, राजेश सतपुते जी हैं, समीर कालरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये डाउ फ्यूचर्स जो है ये बड़ा दुख दे रहा है। आप देखिए 200-250 पॉइंट नीचे। जी हाँ, तो करीब 400 पॉइंट का एक बाउंस पिछले सेशन में आया। यूएस के मार्केट डाउ आपको पॉजिटिव बंद नजर आए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने इसको फिर से गंवाना शुरू कर दिया है। आज खासतौर पे चिंता दरअसल एसटीएक्स से होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सेशन में आप जो लेवल संभाल रहे थे 11,250 के नीचे नहीं जा रहे थे, आज एसटीएक्स उसके नीचे खोलने की संकेत दे रहा है। अगर यहाँ पर शुरुआत हुई तो मंदी के खिलाड़ी एक बार तुरंत फिर से कोशिश करेंगे बाजार को और नीचे ले जाने की। तो ये देखने वाली बात होगी। आज खास तौर पे जिन स्टॉक्स पे हमारी नज़र है, आप लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स की बल्कि सभी स्टॉक्स की बात कर चुके हैं। जेट एयरवेज पे खास तौर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी अभी रजनीश कुमार जी से आप लोगों ने काफ़ी सारे संकेत निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसी स्थिति में आज ट्विटर पे हमारा सवाल यही है कि क्या जेट एयरवेज के फिर से उड़ने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? आपका जवाब क्या है? पेचीदा स्थिति है। रजनीश कुमार जी भी जब सीधे तौर पे जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या जेट एयरवेज दोबारा उड़ान भर पाएगा? CNBC_ आवाज़ ये हमारा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर जा करके आपको अपना वोट देना है, अपनी राय बतानी है। बाजार की शुरुआत सातपुते जी, अगर वाकई में इस 11,250 के नीचे होती है जो संकेत है, तो उस स्थिति में अगले लेवल क्या होंगे और क्या बाजार खुलते ही शॉर्ट का ट्रेड बनेगा? देखिए हेमंत, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि बाजार खुलते ही शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस तरह से 3 इवेंट्स को प्ले कर रहे हैं और उसके एट द सेम टाइम हम ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द काउंटर्स, बड़े बड़े काउंटर्स जो है कि एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, जैसे अगर आप रिलायंस की बात करें तो बहुत अच्छे लेवल पे है कि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी की बात करें तो 11,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने परसों भी डिस्कस किया, लेकिन अगर 11,250 के नीचे ये मेंटेन होने लगता है एटलीस्ट फॉर 1 आवर, फिर मुझे लगता है कि हेमंत, मुझे लगता है कि ये जो बेरिशनेस है ये कंटिन्यू हो सकता है। इन दैट केस 11,100 11,000 की भी बात होनी शुरू हो जाएगी, वो टारगेट अनफोल्ड होता जाएगा। इन दैट केस 11,250 के नीचे सेल बनेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,300। और सारी बुरी खबरें भी देखिए आ चुकी है अब और बाजार को ग्लोबली कुछ नया जानने को बाकी नहीं है। फिर डाउ आखिर पिछले सेशन में इतना चलने के बाद अब क्यों गिरावट दिखा रहा है? वीकेंड में तो ऐसी कोई नई खबर आई नहीं। हाँ, वीकेंड में तो बस अब, लेकिन मार्केट को ये समझ में आ रहा है कि ये मामला जो है ये लंबा चलने वाला है। ये ट्रेड अब चाइना की तरफ से क्या जवाब औपचारिक निकल कर आता है, वो क्या बात करते हैं, इस सबसे नर्वसनेस बना हुआ है और अनिश्चितता दरअसल बाजार को पसंद नहीं आती। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल से। बताइए सचिन जी, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, दोनों करेंगे? देखिए, जिस तरीके से माहौल है, आई थिंक बेटर है कि दोनों के ओपिनियंस रखने चाहिए, बिकॉज मार्केट में दबाव ज़रूर है, बट आई थिंक कुछ फाइनल स्टेजेस के डिक्लाइन में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 11,230 जो निफ्टी का एक 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके आसपास अभी निफ्टी पहुँच रहा है। तो मुझे लग रहा है वहाँ से जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और नीचे के लेवल्स अगर 11,230 के नीचे मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर इनफैक्ट बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। 11,180 एक निर्णायक लेवल होगा, उसके वहाँ पर कहीं तो स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। बट ऊपर की तरफ भी जाए तो 11,350 के ऊपर जब तक सस्टेनेबल ट्रेड नहीं होता तब तक एक बड़ी मोमेंटम या बड़ा रिवर्सल नहीं सेट होगा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक रेंज बन रही है 11,350 से लेकर 11,180 190 की। मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में आज का सेशन रहना चाहिए। बट डेफिनेटली थोड़ा सा फाइनल लेग्स में है, ओवरसोल्ड सिचुएशन है। मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, फाइनल लेग में है, गिरावट का शायद आखिरी दौर में हम आ गए हैं। 7 दिन की लगातार गिरावट के बाद ये आप कह सकते हैं बाजार खुलने वाले हैं। तो देखते हैं प्री ओपन सेशन आज कैसा रहता है, उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जानी चाहिए। ढेरों नतीजे आए हैं वीकेंड के दौरान और ढेरों स्टॉक्स जो खबरों में रहे हैं उनका रिएक्शन आज कैसा होता है। 11,278.79 ये था क्लोजिंग का लेवल। 11,333, 11,350, 11,321 काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ कोट्स आ रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या आ रहे हैं? 35-40 पॉइंट तेज़ी के साथ निफ्टी शुरुआत के संकेत दे रहा है, और सेंसेक्स अगर आप देखें तो 250 पॉइंट ऊपर खोलने के संकेत दे रहा है। तो बाजार फिलहाल जहां पे हमने क्लोजिंग दी थी शुक्रवार को, उसके आगे देखते हुए और एक तेज़ी की ओर जा रहा है इसमें। लेकिन शुरुआती कोट्स हैं, ध्यान रखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं दरअसल जो बाजार को आज के ट्रेड में सपोर्ट दे रहे हैं, अगर आप निफ्टी के नज़रिए से देखते हैं। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है 69.91 के सामने 70.14, तो बहुत बड़ा
एक गैप डाउन 70 रुपए के नीचे जाकर 23 पैसे का हमने रुपए में आते हुए देखा है। ये चिंता की बात होगी। रुपया लगातार रेसिलिएंट बना हुआ है इस पूरे वॉलेटिलिटी के बीच और आज एक बड़ा गैप डाउन आप आते हुए देख रहे हैं। कमोडिटी बाजार की शुरुआत पे अगर आप नजर डालें तो सोने में फ्लैट सी हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत, चांदी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई नजर आ रही है, कच्चा तेल फ्लैट है, गैस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल्स पर नजर डालिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव का सीधा असर हमने यहीं आते हुए देखा है और आज शुरुआत कमजोर है, तकरीबन आधे से 1% का नुकसान सारे ही मेटल्स में आज के ट्रेड में शुरुआत में हमें आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ एक स्टॉक्स पर एक बार जल्दी से नजर डालते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे क्या आज के खास स्टॉक्स जिन पर हमारे कैप्टन्स की नज़र है। देखिए आईटीसी में एक करीब 2% नीचे के कोट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मार्केट ब्रेथ अब जो शुरुआत में देखने को मिल रही है निफ्टी स्टॉक्स के बीच, वो थोड़ी सी गिरावट की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो लेवल हम शुरुआती तौर पे देख रहे थे उसके सामने अब 11,280 11,275 तो फ्लैट से होते हुए बाजार नजर आए हैं। जो बढ़त थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की उसको इन्होंने गंवा दिया है। लेकिन चलिए बाजार को थोड़ा सेटल होने देते हैं और तब तक आपको देते हैं स्टॉक 2020 का एक रिकैप। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, कमजोर स्टॉक जोर से गिरेंगे, वोडाफोन आइडिया, DHFL ये सब दबाव में रह सकते हैं आज भी। IDBI बैंक लगातार देखिए प्रेशर बना रहा है, यहाँ पर और दबाव देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक से दूर रहना चाहिए। RCAP, DLF इस श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर दबाव देखा जा सकता है। नजर रखिएगा शेलेट होटल्स पर, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट मुनाफे का कम से कम अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि सेल्स कोई बहुत उत्साहजनक नहीं रही है, लेकिन हेडलाइन नंबर्स अच्छे हैं तो शायद ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ताज जीवी के होटल्स, रॉयल ऑर्किड के ऊपर भी रखिएगा नजर। साथ ही पावर प्ले का दर्जा हमने दिया है मदरसन सुमी को, दबाव दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट्स का ये प्ले है, ग्लोबल मार्केट्स का मूड खराब तो यहाँ पर और जोर से नीचे जाने का दमखम रखता है। एस्कॉर्ट्स पर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। चलिए नजर डालिए टीम में कुछ इसमें बिग टिकट वाले स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने नतीजे अच्छे दिए, जिसमें GSK कंज्यूमर है, नतीजे बेहतर हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट के भी नतीजे इनलाइन है, ठीक ठाक है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। PNG हेल्थ के नतीजे बहुत शानदार हैं, वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन आयशर मोटर्स के नतीजे वीक है, इनके मार्जिन्स लगातार कई क्वार्टर से गिरते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। इक्विटास में भी वही दिक्कत है, स्प्रेड इनका तेज़ी से गिर रहा है और CV साइकिल में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट कर रखा है उसमें मुश्किल आ सकती है, तो यहाँ पे बेचने की सलाह होगी। SBI के नतीजे बेहतर दिखें और कमेंट्री से ऐसा लगता है आगे दिखेंगे, लेकिन इसमें एक रिस्क वो जेट एयरवेज वाला है, अगर वो मामला नहीं सुलझता तो इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल खरीदारी की सलाह होगी। विनती ऑर्गेनिक्स में बहुत ही एक्सेलेंट नंबर इसको बोलते हैं, वो है हर फ्रंट में 10% तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। सिंडिकेट बैंक ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए हैं, एसेट क्वालिटी ठीक करी है, घाटे से मुनाफे में आई है, मार्जिन इंप्रूव किया है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। पावर प्लेस में 2 स्टॉक हैं, केनरा बैंक बेहद कमज़ोर नतीजे हैं, बेच के चलिए, और ग्लेनमार्क फार्मा जो अमेरिका में एक मुकदमा दायर किया गया 45 स्टेट की तरफ से, वो एक नेगेटिव है, बेच के चलना चाहिए। ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं और इन सारे स्टॉक्स, ये 20 स्टॉक्स को चार्ट्स पर देखते हैं हमारे एक्सपर्ट सतपुते जी, और उसके बाद 2 स्टॉक्स आपको बताते हैं, एक मेरी टीम से, एक नीरज की टीम से। बताइए सर। हेमंत, आपके टीम से DHFL जो एक सदाबहार सेल है, मुझे लगता है कि इसमें आप देखिए हर लेवल पे बिकवाली ही होती है। हमारा 115 का 120 का पुट हमने जो दिया था उसका भी टारगेट आ गया। मुझे लगता है अभी DHFL के साथ स्टिक करें, अगर किसी को ऑप्शंस के साथ काम करना है तो 110 का पुट जो मुझे लगता है करीबन 10 रुपये के आसपास है, उसमें भी ट्रेड हो सकता है। करीबन 17-18 रुपये तक का एक फिर से इसमें भी पुल बैक आ सकता है। तो DHFL में 110 का पुट होगा जो मेरी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ। आपका जो टारगेट है मुझे लगता है करीबन 110 का आपने दिया है, लेकिन ये 2 डिजिट वाला काम है, ये अपना पक्का है। एट द सेम टाइम देखिए नीरज की टीम से अगर मैं जाना चाहूँगा तो मुझे ओवरऑल फार्मा पैक बहुत ख़राब दिखता है। इन पर्टिकुलर आप देखिए डिवीज़ लैब देखिए, डॉक्टर रेड्डीज़ देखिए, सन फार्मा देखिए, इसमें वीकनेस है और इसमें सबसे बड़ी बात है सब फ्रेश वीकनेस है। तो पुल बैक के बाद बेचना ये एक वर्डिक्ट है इसमें, तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल फार्मा पैक में। बहुत सिलेक्टिव मैं यहाँ पे बात करूँगा। लेकिन जो ग्लेनमार्क है
वो सबसे ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसमें जो प्राइस पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, नेकलाइन के नीचे ही क्लोज है। परसों नेकलाइन टेस्ट किया, फिर से वो फिसल गया, तो इसका मतलब नेकलाइन एक्टिव है। तो ग्लेनमार्क सेल करे, और इसका जो टारगेट उन्होंने दिया था करीबन 605 के आसपास, मुझे लगता है पैटर्न देखे करीबन ये, अगर मैं ये 560 565 की बात नहीं करूँ तो वो गलत होगा। वो पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर पोजीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डिक्ट इज टू क्लोज योर लॉन्ग पोजीशन, सेल लेना है कि नहीं वो आपका चॉइस है। ऑलराइट, तो ये हैं स्टॉक्स आप जिस पर नज़र होनी चाहिए आपकी। और देखिए रुपया अब ये अब सुबह सुबह आज जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है, ये चिंता की बात है। हमारे साथ रुपए पर बात करने के लिए अभिषेक गोयनका जी जुड़ चुके हैं, CEO हैं IFA ग्लोबल के। अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं आप इस रुपए की कमज़ोरी को? क्या इक्विटी मार्केट से जो FIs पैसा निकाल रहे हैं ये कारण है या कोई और? मेरे ख्याल से ये दोनों ही कारण है। एक तो इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग आई है, 4,000 करोड़ का आउटफ्लो हो गया, प्लस ग्लोबल टेंशन जो है चाइना एंड US की जो ट्रेड वॉर के, उसकी कोई सोल्यूशन आई नहीं है। तो उस कारण से जो डाउ जोन्स पे रिएक्ट कर रहा है और ग्लोबल इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उस कारण से रुपए में भी थोड़ी मंदी है। साथ ही साथ थोड़ी रिसेंट में फिस्कल डेफिसिट की थोड़ी कंसर्न्स आ रही है। काफ़ी चारों तरफ ये चर्चा है कि भाई ओवरऑल जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो शायद उनसे थोड़ी बढ़ के है, तो उस कारण से फिस्कल डेफिसिट के नंबर शायद बढ़ सकते हैं। और साथ साथ में इलेक्शंस के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है इक्विटी मार्केट्स में, तो उसके कारण भी पोजीशन स्क्यूड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से RBI के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो रुपए को ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होने देंगे। 70-50 तक का लेवल संभव है, किंतु सेल ऑन रैलीज का ही मोमेंटम बना रहेगा अभी। ओके, 70-50 तक के लेवल आप देख रहे हैं। सेल ऑन रैलीज जब आप कहते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि अगर रुपया स्ट्रांग होता है फिर से कमज़ोर हो जाएगा, रुपए पे दबाव रहेगा, या डॉलर के लिए आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर डॉलर की सेलिंग आएगी, एक्सपोर्टर्स की भी सेलिंग आएगी और RBI भी ऊपर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ओके, तो ब्रॉड रेंज 69 से 70 के आसपास रहेगा बिफोर इलेक्शन। 70-50 नहीं टूटेगा। एक आखिरी बात आपसे समझना चाहते हैं, ये जो आज आप सुबह सुबह अचानक से फॉल देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पे, ये डॉलर मजबूत होने की वजह से है या ये रुपी स्पेसिफिक फॉल है? ये रुपी स्पेसिफिक फॉल है, बिकॉज ग्लोबली डॉलर में कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आए हैं। यूरो एंड पाउंड वगैरह वहीं पर है। इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ी सेलिंग आई होगी, किंतु ओवरऑल डॉलर में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है। हाँ, तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज कमज़ोर हो रही है, जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक आपका। लेकिन अभिषेक गोयनका ये मानते हैं कि बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अब तक देखिए रुपए ने बाजार को कोई झटका नहीं दिया है, रुपए की वजह से बाजार पे हमने दबाव अभी तक आते हुए नहीं दिखा है इस पूरे दौर में। और 70-50 के लेवल उस लिहाज से अहम होंगे जो अभिषेक देख रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे जाके ये गिरावट भी थम जाएगी। बिल्कुल, तो इसके ऊपर भी आज दिन के दौरान नज़र होगी। 70-50 से पहले कोई इंटरवेंशन आता है या गिरता है, लेकिन देखिए 23 पैसे कमजोरी के साथ ये खुला और ये अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। तो रुपए की कमजोरी केवल IT के लिए पॉजिटिव होती है, फार्मा के लिए पॉजिटिव होती है, लेकिन फार्मा कंपनियों की तो हालत इतनी कमज़ोर है। और आजकल अभी नीरज भी सुबह सुबह बता रहे थे अपनी स्टॉक 2020 में भी कि देखिए कई फार्मा कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। वहाँ पर भी इलेक्शंस की खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन ये मामला पेंडिंग है कि बहुत ऊंचे दाम पर दवाएं अमेरिका के बाज़ारों में बेची गई हैं। कौन सा स्टॉक आपको सबसे कमज़ोर लगता है? अच्छा, कैडिला के लिए एक CLSA का डाउनग्रेड भी आया है। कैडिला पहले से ही देखिए 52 वीक क्लोज लगा रहा है। इस खबर को आपने किस तरह से रीड किया है? तो मेरे ख्याल से जो उनके प्लान की ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत सीरियस है कैडिला की। हाँ, और वो काफ़ी टाइम ले लेगा रिजॉल्व करने के लिए। वो एक ऐसी लेवल की ऑब्जर्वेशंस है कि आपको 1-2 साल लग जाएंगे। जो मोरैया प्लांट है इनका। हाँ, वो उसके लिए मेरे ख्याल से 4 ऑब्जर्वेशंस बहुत सीरियस हैं। तो मुझे लगता है अभी जो डेट पे इनका भी प्रॉब्लम चल रही है बैलेंस शीट पे, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके लिए ये कम से कम 15 से 20% का US एक्सपोर्ट्स था इस प्लांट से। तो मुझे लगता है एक 250-240 के आसपास तो शॉर्ट टर्म में मिल जाना चाहिए। 240 तक के लेवल आप देख रहे हैं सातपुते जी, आपको भी लगता है ग्लेनमार्क के साथ ये भी शॉर्ट करेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कैडिला में भी वीकनेस है। हालांकि शॉर्ट टर्म सपोर्ट के आसपास था, एक छोटा पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो पुल बैक मुझे लगता है लोअर लेवल से 280 के लेवल था, वो 280 से ओपन होके ये क्लोजिंग भी 290-92। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड में जो पुल बैक एक्सपेक्टेड था वो भी हो चुका है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ 280 के नीचे अगर ये खुलता है, जो कि मुझे दिख रहा है, और 280 के नीचे ही मेंटेन होता है, तो 240-245 का इसका पोजिशनल सेल ऑफ का टारगेट होगा। तो मुझे लगता है अगर फिलहाल बॉटम फिशिंग ना करें, अवॉइड करें, 240-245 पे हम फ्रेश जो व्यू है
वो ले लेंगे। आज के लिए ट्रेडर्स को 280 का लेवल देखना चाहिए, इसके नीचे खुलता है और बना रहता है तो वहां पर आपके लिए फ्रेश शॉट के मौके होंगे। बाजार जो अब सेटल हुए हैं, देखिए सेंसेक्स 28 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 20 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 44 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक करीब 14 पॉइंट नीचे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक पे दबाव कम है और शुक्रवार के ट्रेड का भी दरअसल हाईलाइट हम यही देख रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स ही मदद करते हुए नजर आ रहे थे। एसबीआई खासतौर पे नतीजे आने के बाद हमने काफ़ी हद तक मजबूती देखी और उसके पीछे पीछे दूसरे तमाम सरकारी बैंकों में भी एक उछाल देखने को मिला था। आज भी आप देखिए एसबीआई पिछले सेशन के हाईस के आसपास या उसके थोड़ा ऊपर खुलने की कोशिश में है। एक और अहम आंकड़ा जो सामने आया है सिंडिकेट बैंक का, उस पर नजर होनी चाहिए। कालरा साहब देखे आपने ये नतीजे, क्या आपके बाई लिस्ट में होगा? आज देखिए करीब 1.25% ऊपर खुलने की तैयारी में। तो मैं काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज था सिंडिकेट बैंक से, क्योंकि उनकी प्रोविजंस काफ़ी कम आई और एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई और P&L भी इम्प्रूव हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर मैं छोटे बैंक्स में आज की डेट में या शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहूँ तो अगले 2 क्वार्टर के लिए मेरे को लगता है सिंडिकेट बैंक एक परफेक्ट जगह है और मेरे को लगता है एक 45-46 का आ सकता है। तो आपको सिंडिकेट बैंक का स्टॉक इस समय अच्छा लगता है। तेजी का कॉल उत्तेकर जी आप भी लेंगे। सिंडिकेट बैंक का पिछले सेशन में सरकारी बैंकों की तेजी में शामिल हुआ था, अब आज खबर यहाँ पे आई है, नतीजे तो अब आए हैं, क्या लेवल आप देख रहे हैं, क्या टारगेट रखेंगे? देखिए मुझे लग रहा है जितना इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउनसाइड एक्सपेक्टेड थी आई थिंक वो ऑलरेडी हो चुकी है और जिस तरीके से प्राइस फॉर्मेशंस पे देखे तो वहाँ पर एक फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। मुझे लग रहा है 35 के आसपास इसने बेस बना दिया और ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो आई थिंक अराउंड 41-40 के आसपास ये पर्टिकुलर स्विंग अभी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 41 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर जाने की पहले एक प्रयास हो सकता है जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पर 3650 का लगाना चाहिए और एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो इस पर रहेगी नज़र। सिंडिकेट बैंक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था और देखिए शुक्रवार को भी एसबीआई के अच्छे नंबर्स आने के बाद इसने एक तेजी पकड़ी और नंबर्स इसके भी बढ़िया ही नजर आए हैं। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के नंबर्स के बाद देखिए ये स्टॉक करीब 3% ऊपर खुल रहा है। ध्यान रखिए काफ़ी दबाव में ये स्टॉक रह चुका है। विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर्स अच्छे, आजकल अच्छे नंबर्स पर 2-2.5% ऊपर ही खुलता है स्टॉक का। देखिए प्रदीप, अच्छे नंबर्स विनती ऑर्गेनिक्स ने पेश किए हैं और बहुत अच्छे पेश किए हैं। सारे नंबर्स देखें तो मिड कैप्स में ये सबसे अच्छे नंबर्स हैं, तो देखिए 2% ऊपर खुल रहा है। ये बाजार का मूड दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए सबसे ज़्यादा क्योंकि गिरने वाली है। पराग मिल्क के नंबर्स के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मजबूती के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ मार्जिन्स जो हैं वो 10.5% के मुकाबले अब 6.5% के आसपास ही रह गए हैं। तो खुल मजबूत रहा है, लेकिन इस मजबूती को आपको ध्यान से मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। जीएसके कंज्यूमर्स 2% ऊपर खुल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स करीब 1% ऊपर खुलने जा रहा है। ये हैं वो कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए थे। रिलैक्सो के नंबर्स थे 0.5% ऊपर ये स्टॉक खुल रहा है। इसने तो बोनस भी दिया है, तब देखिए 0.5% ऊपर खुल रहा है। मार्केट का मूड सेंटीमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है। आईडीएफसी बैंक जहां खराब नंबर्स आते हैं तो ज़ोर से पिटता है, पिटाई ज़्यादा ज़ोर से होती है। आप देखिए आईडीएफसी बैंक 6.5% गैप डाउन खुलने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, डेल्टा कॉर्प को लेकर एक खबर आई थी शुक्रवार को, स्टॉक में भी दबाव देखने को मिला था कि इन्होंने जीएसटी का इवेजन का आरोप है और सरकार और कंपनी के बीच में बातचीत चल रही है। 6200 करोड़ रुपए का मामला है। मार्केट कैप इस कंपनी का 5800 करोड़ है। 5800 करोड़ का मार्केट कैप और ये जीएसटी का इवेजन का की खबरें 6200 करोड़ रुपए की। तो देखिए आज ये फिर से दूसरे दिन गैप डाउन खुलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कंपनी ने अब तक कोई औपचारिक एक्सचेंजेस को सूचना नहीं दी है, तो लेट्स सी अगर कंपनी इसका खंडन करती है तो फिर स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन रिपोर्ट्स भी यही बता रही थी कि कोई शो कॉज नोटिस अब तक दरअसल कंपनी को भेजा नहीं गया है, बातचीत ही चल रही है। लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं देखिए ये दुख देती हैं ऐसे बाजार में। तो ये आज देखेंगे कोई क्लैरिफिकेशन औपचारिक तौर पर कंपनी का एक्सचेंजेस को आता है तो फिर कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रहने वाली है। टाटा स्टील आज भी देखिए 1-1.5% नीचे खुलने की तैयारी ही कर रहा है। आईटीसी के ऊपर आज नजर रहेगी और एचडीएफसी पर, और ये दोनों हैवी वेट्स हैं। ध्यान रखिए एचडीएफसी लिमिटेड का 7% वेटेज है, आईटीसी का 5.5% वेटेज है निफ्टी में। तो ये दो स्टॉक सेकंड हाफ में, और ये दोनों एचडीएफसी भी मार्केट आवर में ही आने वाला है ना जी, आईटीसी भी मार्केट आवर में ही आने वाला है। तो ये दोनों स्टॉक्स आज सेकंड हाफ में वैसे ही हो जाएंगे जैसे एसबीआई के ऊपर आपने फोकस किया था शुक्रवार को। तो इन तमाम स्टॉक्स पर रहेगी नज़र। मार्केट खुलने ही वाले हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नज़र होनी चाहिए। एचडीएफसी फिलहाल इस समय 1/4% नीचे कामकाज की शुरुआत कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक मामूली से दबाव के साथ ही आज खुलने जा रहा है, लेकिन जेट एयरवेज
10% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। चलिए, मार्केट खुल चुके हैं, 38 पॉइंट नीचे सेंसेक्स ने शुरुआत करी है, 32 पॉइंट नीचे निफ्टी ने देखिए शुरुआत करी है। दबाव देखने को मिल रहा है और ये दबाव अब गहराता हुआ मिड कैप इंडेक्स देखिए पिट रहा है और बैंक निफ्टी हो गया करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, जेट एयरवेज करीब करीब 8% नीचे और नीचे से खुलने के बाद अब थोड़ा थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ डेल्टा कॉप 6% देखिए नीचे। अब तक क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पर आया नहीं है, आने के बाद फिर देखेंगे कैसा प्रदर्शन दिखाता है, लेकिन देखिए दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। IDFC बैंक 6% नीचे खराब नंबर्स के बाद। कैडिला हेल्थ केयर CLSA के डाउनग्रेड का असर 4% नीचे। टाटा स्टील और जोर से पिटता हुआ, शुक्रवार की गिरावट 6% की थी और देखिए आज 2.5% नीचे। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साथ IDFC भी गिर रहा है, ध्यान रखिएगा। और वोल्टास में और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। DHFL 1% नीचे खुलता हुआ। इक्विटास में भी लाल निशान के साथ ही कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। सेंसेक्स अब हो चुका है 100 पॉइंट नीचे, तो खुलने के बाद एक तरफा गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक देखिए 28,900 के लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे थे और उसके काफ़ी करीब पहुँचा है। 11,250 के लेवल जिसकी हम निफ्टी में बात कर रहे थे उसके नीचे तो हम खुले ही हैं और उसके नीचे ही लगातार टिके हुए हैं। दबाव जो बढ़ रहा है साफ तौर पे दिग्गजों में टाटा स्टील, आयशर मोटर्स के 2 स्टॉक्स जहां पर बाजार खुलने के साथ ही मंदी के खिलाड़ी हावी होते हुए, और आयशर मोटर्स पे NSE का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 12% के आसपास का वॉल्यूम अब तक इस पे हो चुका है। आयशर क्या खुलने के साथ ही एक शॉर्ट सातपुते जी बनता है, इस लेवल पे बेचेंगे आप? देखिए, मैंने सुबह भी इस पे बात हुई थी, तभी मैंने यही कहा था कि इसका जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन 19,000 18,800 इसका रेंज होना चाहिए आज के लिए। तो डेफिनेटली ये सेल कैंडिडेट ये रहेगा। हालांकि ज़रा स्टॉप लॉस हमने जब डिस्कस किया था वो करीबन ऊपरी लेवल पे था 500-600 पॉइंट। तो अभी फ़िलहाल अगर इस लेवल से बात करें तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 20,250 का। राइट, तो इस पर रखिएगा नजर। आयशर मोटर गिरता हुआ जोर से गिर रहा है। 16,200 का रिपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो इस स्टॉक के लिए दी है। लेकिन देखिए, आज सुबह 9 बजे जैसे ही मार्केट खुला रुपया में दबाव देखने को मिला और उसका असर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिल रहा है। देखिए, रुपये की कमज़ोरी जो होती है वो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी होती है, इंपोर्टर्स के लिए कमज़ोरी वाली बात होती है, ख़राब खबर होती है। और देखिए, ये तीनों ही स्टॉक्स इसलिए आज दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्टॉक आपने ढूंढा है, बताइए। जिंदाल स्टील मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। JSPL दिखाइए डॉक्टर साहब। JSPL का स्टॉक यहाँ पर आप कह रहे हैं बेचना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ था परसों के सत्र में 185 170 ये एक अहम सपोर्ट लेवल से उसके नीचे एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई थी और वीकली चार्ट पे 50 वीक RSI लेवल के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से दबाव और गहरा होगा। एंड जिस तरीके से ओपनिंग है मुझे लग रहा है वहाँ पर 163 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। नीचे में अराउंड 154 के लेवल्स इमीडिएटली इसी स्विंग में आ सकते हैं, तो काफ़ी दबाव आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक बात है। तो JSPL दबाव के साथ देखिए कामकाज करता हुआ। टाटा स्टील पिट रहा है, हिंडाल्को में दबाव देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे, इवन JSW स्टील देखिए दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। ये जो एशियाई बाजारों की कमजोरी का ही असर देखने को मिल रहा है। तो कोई मेटल स्टॉक आपके भी रडार पर आया और JSPL पे अगर आपके कोई लेवल्स हों तो बताइएगा। देखिए, JSPL में थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि JSPL में जो रेंज था, जो लेवल था करीबन 165, इनफैक्ट 160 टू बी वेरी प्रिसाइज, 162 के नीचे इसमें वीकनेस आना था। अभी 160.75 चल रहा है, तो मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस करीबन 163.50, छोटा एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। जो टारगेट होगा करीबन 154 का होना चाहिए। 154 के टारगेट JSPL पे। लेकिन टाटा स्टील मुझे लगता है सबसे अहम स्टॉक तो यही है यहाँ पे, और यही लीड कर रहा है इस गिरावट को। अच्छा, ये 2.5% तक नीचे खुल गया था, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है राजेश जी। तो ऐसी स्थिति में क्या शॉर्ट की कॉल मेंटेन रहेगी? फिर किस लेवल पर इस बाउंस में आपको लगता है कि अच्छा मौका होगा बेचने का? देखिए, टाटा स्टील मुझे सुबह में लगा था कि अगर जिस तरह से परसों सेल ऑफ था, सेल ऑफ के बाद मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था करीबन 495-500 तक। मुझे लगता है वहाँ पे मैं सेल करने में कंफर्टेबल होता था, क्योंकि जिस तरह से सेल ऑफ है उसके बाद इस लेवल पे बेचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होता। ओके। मोतीलाल ओसवाल 5.5% ऊपर, अच्छे नंबर्स के बाद। विनती ऑर्गेनिक्स हालांकि 200 शेयर ही अब तक सुबह से ट्रेड हुए हैं BSE पर, लेकिन मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। वोडाफोन आइडिया आज नतीजों के दिन देखिए 2% 2.5% ऊपर है। SBI लेकिन ये वो स्टॉक है जिस पर नज़र रखिए। देखिए, अभी भी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी की तरफ हैं, और ये जो SBI ने नंबर्स दिए हैं, और ये हम शुक्रवार को भी देखिए याद करिए कह रहे थे जब नतीजे आए थे, तब प्रदीप ने आपको बताया था, और चाय की चर्चा में भी चर्चा यही हो रही थी कि नंबर्स तो बहुत ही गजब के निकल कर आए। और देखिए, ऐसे बाजार में ये वो स्टॉक है जो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। तो 2% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पुल बैक में कहाँ तक जाएगा SBI?
राजेश जी पर देखिए हेमंत, सुबह में जो यही बात हुई थी 312 के ऊपर निकलना चाहिए, 312 के निकल ऊपर गया सर। निकल गया, तो 314 अभी करंट प्राइस है, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 307। शुक्रवार को सुबह सुबह बात हुई थी, आपने कहा था कि 305 पे निकलने दीजिए, हाँ, तब इसमें तेजी होगी और तेजी होगी। और इनफैक्ट 305 पे निकला और उसके बाद 308 पे जाके देखिए इसने समाप्ति 308 310 मंदी करने वाले फंसे हुए हैं अभी भी, ऐसा फंसे लग हुए रहा हैं। है। और जिस तरह से फंसे हैं, मुझे लगता है ये कम से कम 324 325 आज के लिए टारगेट होगा, लेकिन जिस तरह से इसका पैटर्न उभर के आ रहा है, मुझे लगता है ये 335 का इसका जो रिसेंट टॉप था, हाँ 35 उसकी तरफ भागेगा। आपको भी लग रहा है SBI यहाँ से और अच्छा चलेगा? डेफिनेटली, इनफैक्ट जिस तरीके से स्टॉक रिबाउंड हुआ है एंड जिस तरीके से अभी एक जो हर्डल था 313 का, जो जिस तरीके से ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफ़ी सस्टेनेबल होना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 306 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बायस पॉजिटिव रखना है और रिव्यू जोन होगा अराउंड 330 तक का, तो मुझे लग रहा है उसके बीच में कोई हर्डल नहीं है एंड एक अच्छा ही डायरेक्शन मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो चुका है। 324, 330, 335 ये टारगेट है, तो यहाँ से ये तेजी बनी रहेगी ऐसी उम्मीद कीजिए। और देखिए मूड बनाया है इसने, सुधारा है बाजार का, 160 पॉइंट सेंसेक्स सुधरा है, निफ्टी करीब 40 पॉइंट सुधरा है, निफ्टी बैंक निचले स्तरों से तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास का सुधार इस समय आपको दिखा रहा है। और ये जो उछाल आया है इसमें लीडरशिप आ रही है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से, सबसे अच्छी बात है। इस समय आपको रिलायंस करीब 0.5% के आसपास ऊपर दिखेगा, लेकिन निचले स्तरों से करीब 1.25% का बाउंस हमने यहाँ पे आते हुए देखा है। RIL में तेजी करना चाहते हैं शायद। Yes, और मैंने लिखा ही था अपने रिलायंस की बात छेड़ी। देखिए 1245 का जो लेवल था, इसका एक इंपॉर्टेंट 200 DMA लेवल था, वो टेस्ट हुआ है मॉर्निंग में, तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट्स है वो कवर होंगे। एक रिलीफ रैली रिलायंस में आनी चाहिए। इसका टारगेट करीबन 1260 चल रहा है, स्टॉप लॉस 1245 होगा। अनफॉर्चुनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड इक्वली होता है, तो यहाँ पे करीबन टारगेट जो होगा 1275 से लेके 1280 ये टारगेट होगा। तो डिस्क्लेमर भी साथ ही बता दिया करिए, तो आपको भी याद हो गया है। ऐसे ही मजाक वाली बात है, काम हमारा है, हम करेंगे। तो डिस्क्लेमर, CNBC आवाज़ जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए मार्केट को क्या कॉन्फिडेंस दे रही हैं बातें। RIL ने देखिए आज स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। ITC आज नतीजे हैं और सेकेंड हाफ में इसके नतीजे आएंगे, और देखिए ये स्टेबल है। HDFC पर नज़र होगी। HDFC हालांकि लाल निशान में इस समय कामकाज कर रहा है, लेकिन ITC कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? आज नतीजे हैं, सपोर्ट लेवल्स भी बता दीजिए और ऊपर में कहाँ तक जा सकता है ITC ये भी बता दीजिए। देखिए मुझे लग रहा है सपोर्ट लेवल्स 293 के आसपास ही है आज के लिए। अच्छा। आज का स्विंग अगर नीचे आ जाता भी है तो मुझे लग रहा है वो 293 के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर आती भी है तो ऑब्जर्व होनी चाहिए। पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक थोड़ा दबाव में रहा है एंड ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो मुझे लग रहा है ऊपर में एक अहम लेवल होगा अराउंड 303 के आसपास, एंड अगर वो पर्टिकुलर लेवल सस्टेन हो जाता है तो 310 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। डिक्लाइंस अगर मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो ITC पर रखिएगा नज़र। और देखिए फार्मा स्टॉक सारे के सारे दबाव में कामकाज कर रहे हैं। हमारी टिकर टीम आपको दिखा रही है स्ट्राइड्स फार्मा, ये तो 3.5% नीचे है और क्या ज़ोर से गिर रहा है। कोई फार्मा शेयर आपने भी देखा है जहाँ पर आपको लगता है कि बेचना चाहिए? देखिए हेमंत, मुझे लगता है कि जिस तरह से वीकनेस है, एक दो ग्लेनमार्क की जो सुबह में बात हुई तो वो तो कॉल एक्टिव ही है, उसमें वीकनेस नहीं है, लेकिन जो फ्रेश थोड़ा वीकनेस दिख रहा है वो सन फार्मा में दिख रहा है। देखिए 436 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस रखे 445 का। इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 418 के आसपास बनेगा, तो सेल करें विद टारगेट ऑफ 418। 418 तक के लिए यहाँ पर बेचने की राय। तो फार्मा स्टॉक्स वो सेगमेंट है जो कमज़ोर होते हुए इस समय आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जब संभलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ब्रेथ कमज़ोर है। मिड कैप इंडेक्स पे अगर आप नज़र डालें करीब 60 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल रहा है, तो दोनों तरफ के ट्रेड इस समय निकलकर सामने आते हुए इंडेक्स के नज़रिए से अगर आप देखें, हेमंत आपने कुछ ढूंढा? मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा कॉप जिस हिसाब से गिरने लगा प्रदीप, अब आप देखिए और क्या वॉल्यूम के साथ गिर रहा है ये, अब 8-8.5% नीचे हो गया है। आप देखिए ये खुलने के बाद शायद 4% की गिरावट खुलने के बाद दरअसल और आई है, जोर से देखिए अब गिरने लगा, तो वो खबर पूरे दिन में जितना वॉल्यूम होता है हेमंत वो ऑलरेडी हो चुका है। कोई लेवल जिस पर नजर होगी आपकी अब जिस हिसाब से गिर रहा है? मैं 200 का लेवल वॉच कर रहा था जब आपने बात छेड़ी थी डेल्टा की। अगर ये 200 के नीचे जाता है, जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से प्रेशर है, मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड हो रहा है करीब 160 टू 164, 160, 160, 164 ये 9% का पड़ाव है। तो फिलहाल यहाँ पे बॉटम फिशिंग न करे, नहीं बिल्कुल करे, वो इसमें टूटना बाकी है बिल्कुल। और कंपनी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये शुक्रवार को खबर आई थी, तो अब तक एक्सचेंजेस के पास अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो शायद लोग वहाँ पर घबरा रहे हैं, क्योंकि 6180 करोड़ का GST टैक्स एविजन का मामला
5,800 करोड़ शुक्रवार को मार्केट जब बंद हुआ था तब इसका मार्केट कैप था, और देखिए अब 10% नीचे ये स्टॉक का कामकाज करता हो। आपने देखा इस खबर को, रीड किया है सर? हाँ, हालांकि ये सब देखा। सोर्स बेस्ड खबर है। नेटवर्क 18 हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 ने इस खबर का खुलासा किया था कि सरकार और कंपनी के बीच बातचीत चल रही है, GST टैक्स एविजन का मामला है। हालांकि अभी तक कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन फ्री फॉल है स्टॉक में आज। मैं वैसे ही नेगेटिव था बिजनेस पे भी और कंपनी पे भी। तो मुझे लगता है अगर ये सिस्टम आया है तो चाहे वो ऑफिशियली स्टेटमेंट आए या ना आए, मेरे ख्याल से एग्जिट मैं हाई से या लो से, क्योंकि लो से तो इसने बहुत पैसे बना के दिए। मैं हाई पे जब वैल्यूएशंस वो दिसंबर की बात आती थी, अच्छा, सीजनल क्वार्टर की बात आती थी, वहाँ पे मैं 240 250 से, और उससे पहले भी मैं 2-3 क्वार्टर से काफ़ी नेगेटिव था, क्योंकि मुझे लगता है ये बिजनेस सुनने में अच्छा है, इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, तो मेरे को लगता है ये आगे लॉन्ग रन में भी नेगेटिव भी है। 11% नीचे, तो ये फ्री फॉल आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दरअसल बाजार का मूड भी देखिए खराब है। खराब मूड में इस तरह की खबर आए तो ज़्यादा तेजी से काम करती है। अच्छी खबर पे देखिए स्टॉक क्या चलता है और खराब खबर पे देखिए किस तरह का रिएक्शन देता है। प्रदीप जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो गिरावट इस समय बढ़ती हुई, बाजार भी जो उछाल दिखा रहा था वो फिर से गायब होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से ये स्टॉक्स जो कमजोर हो रहे हैं। इक्विटास एक और शेयर जो इस समय मेरी नज़र में आ रहा है, वायदा कारोबार के लिहाज से 3% नीचे यहाँ रिजल्ट के बाद शुरुआत होती हुई। नीरज की टीम में शामिल था मेरे ख्याल से ये स्टॉक, और इस समय देखिए इसने पिछले हफ्ते के लोस के भी नीचे के लेवल देखे हैं। सतपुते जी क्या कहते हैं आप, क्या टारगेट होंगे? देखिए 114 ये इसका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऊपरी लेवल पे 128 और 137 के आसपास जो कंसोलिडेशन था, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बुल ट्रैप, और जिस तरह से प्रेशर बाउंड हो रहा है, मुझे लगता है 115 116 का इसका टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 126। 115 116 के लेवल आपको ये दिखा सकता है। इक्विटास 3.5% का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज में देखिए करीब 3.5% के आसपास का नुकसान देखा जा रहा है। DHFL आप कह रहे थे सतपुते जी की फेवरेट शॉट होना चाहिए, मैंने सुना था, यहाँ पर 3.5% नीचे शुरुआत होती हुई नजर आई है। तो वायदा कारोबार में गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती हुई, लेकिन IDFC फर्स्ट जो करीब 6% गिरा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देख रहे हैं? क्या अब इस लेवल पर इससे निकलना थोड़ा गलत होगा? क्या लगता है आपको, सपोर्ट लेवल आसपास है? फ्रैंकली स्पीकिंग पुल बैक पे निकलना हम कहेंगे, लेकिन क्या वो पुल बैक आएगा? मुझे लगता है नहीं। फिलहाल तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। एट द सेम टाइम 45 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है, जो फ्यूचर्स की लेवल में बात कर रहा हूँ। तो अगर 45 आज के लिए होल्ड करता है और अगर पुल बैक भी आता है, करीबन आपको 50-51 का लेवल मिले, तो आप इसमें से एग्जिट करिए। इसमें वीकनेस होगा, मुझे लगता है करीबन 38 to 40 ये इसका पोजिशनल सेल टारगेट है। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट ने लगातार ये कहा है, वैद्यनाथन साहब कह रहे थे कि हमारे नतीजे अभी थोड़े खराब ही रहेंगे, कमजोर रहेंगे, लेकिन वो जो हम लोग सोच रहे थे कि ऑपरेशनली कमजोर रहेंगे, पर NPS के लिहाज से तो ये शॉक है। ये गाइडेंस बहुत उनका क्लियर नहीं था कि NPS बढ़ेंगे आगे। और तो प्रदीप, मैं सुबह भी यही कह रहा था, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जो मेरे ख्याल से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो उससे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव चले जाते हैं। और वहीं पे वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो काफ़ी रनअप कर चुकी थी। जहाँ वो 35 या 40 की रेंज में था, वो अचानक से 50-55 की रेंज में चला गया, जबकि रिजल्ट्स भी सबको पता थे ख़राब आने वाले हैं। तो मुझे लगता है वहीं एक 35-40 की रेंज है। जब तक एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर तक सिचुएशन सुधरती नहीं है या थोड़ी स्टेबलाइज नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से डाउनसाइड ओपन है इनके लिए। ठीक बात है। तो दबाव भी देखिए ज़्यादा देखने को मिला। इस स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, और IDFC के साथ साथ देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साथ IDFC भी दबाव में रहा है। IDFC लिमिटेड पर क्या व्यू है? लेकिन IDFC लिमिटेड अब वैल्यूएशन IDFC बैंक या जो और भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वहाँ पे IDFC लिमिटेड पे है, तो मुझे लगता है एक नेगेटिव व्यू ही लेके चले तो वो मेरे ख्याल से 30-25 की रेंज में होना चाहिए जस्टिफाई। ओके, तो यह कॉल आपके लिए। IDFC और IDFC बैंक पे आप नज़र रखेंगे। और अब वक्त है समय 9:30 बजे का, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है हाइकल। यहां पर हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं 215 रुपए के टारगेट के साथ। देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां जो विदेशी कंपनियों के लिए कामकाज करती हैं उनके लिए दरअसल यहां पे मौके नजर आएंगे, और हाइकल ऐसी ही एक कंपनी है। और इस कंपनी के नतीजे आपने देखे होंगे हाल में काफी शानदार रहे थे, तो हमें लगता है कि इस समय एक बेहतरीन मौका है। अच्छे करेक्शन के बाद आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने हाल ही में इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ाई है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की ओर इशारा करती
करती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, R&D सर्विसेज ग्लोबल फार्मा कंपनीज को देते हैं और इस कंपनी में का जो फोकस है वो एनिमल हेल्थ, बायोटेक, क्रॉप प्रोटेक्शन, इन तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर बना हुआ है। खास बात ध्यान में रखिए कि दुनिया के जो 7 बड़े प्लेयर्स हैं उनमें से 5 इनके क्लाइंट्स हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है और इस वजह से यहाँ पर आपको एक खरीदारी करने का मौका दिखाई देता है। जो परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है इनका, साफ तौर पे वो इनकी उसी रिलेशनशिप का नतीजा है और वहाँ पर हमें लगता है कि इनका कारोबार और आगे बढ़ने वाला है। इस सीज़न में बहुत कम नतीजे आपको ऐसे नज़र आए होंगे मिड कैप्स में जिन्होंने वाकई में एनालिस्ट को इम्प्रेस किया और जहाँ पर ऐसा लगा कि हाँ ये नतीजे वाकई मुश्किल हालात में भी अच्छे हैं और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बनती है। ये ऐसी एक कंपनी है। एक खास बात ध्यान में रखिए, प्रोमोटर होल्डिंग या 69% के आसपास है, कल्याणी ग्रुप की इसको बैकिंग है, तो स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में ये एक आपको काफ़ी राहत की बात नजर आएगी। इन्होंने अब जाकर के जेनेरिक सप्लाई भी शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। इस समय वो प्रोसेस में है, 4-6 DMF हर साल फाइल करने की तैयारी में है और उसका इम्पैक्ट आपको आगे आते हुए जरूर नजर आएगा। आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जो करंट कारोबार है, जो इस वक्त का कारोबार है, वहां पर भी इनके लिए अच्छे खासे मौके नजर आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये दिखा रहे हैं और आप उसी को बेट कर सकते हैं। पिछले 4 क्वार्टर में देखिए, ये क्वार्टर तो अच्छा था ही, पिछले 4 क्वार्टर का हिसाब मैंने लगाया, वहां पर 23% से सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट करीब 35% से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो एक कंटिन्यू ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, एक लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये कंपनी ऐसी है जो कस्टमर्स को, जो इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी करती है। इन्होंने पिछले साल ही जून में एक बोनस अनाउंस किया था, तो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए और आपको यहाँ एक्सपोजर लेना चाहिए। पिछले सेशन में और आज भी बाजार की कमजोरी के उलट मजबूती दिखाई है, नतीजे आ चुके हैं, तो फंडामेंटल्स हमारे सामने क्लियर हैं। राजेश जी, क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे एक जो 180 के आसपास जो प्राइस चल रहा है, तो यहाँ से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुल बैक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है करीबन 188 190। अगर ये लेवल निकाल दे तो प्रदीप जी मुझे लगता है ये 210 220 के आसपास के टारगेट अनफोल्ड करेगा, लेकिन बायस पॉजिटिव है, बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी रखें। 188 190 ये इमीडिएट टारगेट आप देख रहे हैं। सच्चिदानंद, आप क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है बेस तो काफ़ी अच्छा बन चुका है। इनफैक्ट 160 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए एंड स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह आउट परफॉर्म कर रहा है और आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है और 210 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा कैंडिडेट है। डिक्लाइन आते भी है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। 160 का क्लोजिंग बेसिस पे वीकली पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 205 से 210 का एक रिव्यू जोन रखना चाहिए। तो 188 190 ये लेवल आप सामने ध्यान में रखकर चल सकते हैं। बाजार ऊपरी स्तरों पर संभलने के लिए इस समय काफी स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 2 दिनों में भी हमने यही देखा था और काफी सारी बुरी खबरें बाजार को पता चल गई है, इसलिए इस समय हमने तय किया कि आप एक तेजी का कॉल ले सकते हैं। ओवरसोल्ड मार्केट में मजबूत स्टॉक हमने चुना है, लेकिन बाजार की दशा क्या है? मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी अब हमारे साथ जुड़ते हुए। उदयन, स्वागत है आपका। पिछले सेशन में भी शुक्रवार को हमें यह लग रहा था कि खबर आ गई, नए टैरिफ इंपोज हो गए, तो अब तो पता है कि ट्रेड टॉक्स से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, तो शायद बाजार एक बेस बना लेगा। लेकिन आज भी आप देखिए तो ग्लोबल मार्केट अब भी नर्वस है। क्या कुछ बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है और अब क्या लगता है आपको? देखिए, अभी हमारा फोकस तो 2 चीज़ पे है। एक तो ग्लोबली जो टर्मोइल चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और दूसरे खुलासा के साथ, तो वो हर रोज़ बदलता रहता है। मुझे उतना आशंका नहीं है। मुझे लगता है ये लोग डील कर लेंगे बीच में, यूएस और चाइना, क्योंकि अगर नहीं कर पाते तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचेगा। वो शायद ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरा तो हमारे एक लास्ट वीक है ये इलेक्शन रिजल्ट्स का, संडे रात को एग्जिट पोल का नतीजे आ जाएंगे, तो जो करना है बाज़ार को इलेक्शन के ऊपर इसी 5 दिन में करना है। तो अभी ये 2 बड़ा ट्रिगर के साथ मार्केट पड़ा हुआ है और मैं खुश हूँ कि मार्केट में एक करेक्शन हुआ है इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि 11,800 पे अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाता जो इलेक्शन से, तो एक बहुत ज़्यादा करेक्शन, सर्किट डाउन टाइप का एक सिचुएशन होने का आशंका था। लेकिन ये 500-600 पॉइंट जो करेक्शन हो चुका है, एफआई सेलिंग हुआ है, वो उनके पोजीशंस थोड़ा हल्का हो चुका है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट भी पोजीशंस अनवाइंड हो गए। इससे मार्केट का जो एक हल्कापन आया है, इससे मैं कहूँगा इलेक्शन रिजल्ट के लिए अच्छी तैयारी हुआ है। अभी भी थोड़ा करेक्शन हो सकता है, मार्केट 11,000 निफ्टी के आसपास भी जा सकता है और वहाँ पे जाके रुक सकता है कि देखते हैं 23 को क्या होता है। उसी के ऊपर तय होगा नियर टर्म एक्शन क्या है। अभी मार्केट का अंडरटोन वीक है और इसके कारण सिर्फ ये जो 2 ट्रिगर्स के हमने जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस चाइना टैरिफ वॉर और इलेक्शन नहीं है। अंडरलाइंग जो न्यूज़ आया है, इकोनॉमिक न्यूज़ देश का
खास करके कंज्यूमर कंपनीज से, वो अच्छा नहीं है और वो एक फंडामेंटल कारण है जिसके कारण से मार्केट थोड़ा नर्वस है। ऑलराइट, तो उदयन सर, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आपको इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए रणनीति क्या हो? क्या इंतज़ार कर लें 23 तारीख तक का, या थोड़ा पैसा लगाना शुरू करें इस इवेंट से पहले? देखिए, 23 तारीख का इवेंट में काफ़ी बड़ा प्राइस इम्पैक्ट होने का संभावना है। ये हम जानते नहीं है कि किस तरफ होगा। अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है जिसको मार्केट पसंद होता है तो मार्केट तुरंत 11,800 रिक्लेम कर सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो मार्केट 11,000 तोड़ के 10,600 का जो बेस है, मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस है, वहाँ भी रीटेस्ट कर सकता है। तो ये 1,000-1,200 पॉइंट के बीच में कौन सी दिशा में जाएगा ये हम तय नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स को ये अभी एक आउटलुक लेना चाहिए। और मैं 2 टाइप के इन्वेस्टर्स की बात करूंगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिनको लगता है कि ये जो कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे अर्निंग्स के लिए, वो 2-3 क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा और फिर से एक रिकवरी हम देखेंगे। अगर आप ये मान के चलते हो तो ये जो करंट वीकनेस हम देख रहे हैं और कंजम्पशन कंपनीज़ में, अच्छे ब्लू चिप कंपनीज़ में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब आज पूरा 100% नहीं, ये पूरा हफ्ता 23 तारीख के बाद अगर और वीकनेस आता है तो ये सारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 2004 का भी आप याद रखेंगे, 2 दिन में 20% गिर गया था मार्केट और 3 महीने में वो रिकवर कर लिया था पूरा। सो इलेक्शन का इम्पैक्ट को प्राइस शॉक बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट के लिए, निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये स्लो डाउन हम देख रहे हैं, बुरा IIP नंबर, HUL, ब्रिटानिया जैसे कंपनीज़ का चेतावनी, ये सारे चीज़ 2-3 क्वार्टर में ख़त्म होगा कि नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको लगता है कि इसका जवाब हाँ में होना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम शुरू हुई है उसके चलते थोड़ा सा डर हो रहा है? क्योंकि ये बातें तो देखिए 2-3 हफ्ते पहले भी थी कि स्लो डाउन तो दिख रहा है, लेकिन उस समय मार्केट को ये कॉन्फिडेंस था और हम जो बात कर रहे थे एक्सपर्ट से, वो सब कहते थे कि नई सरकार आने के बाद ग्रोथ को पुश देगी, जो थोड़े खर्चे इस समय अटके हुए हैं वो सामने आ जाएंगे, थोड़े प्रोजेक्ट जो अटके हैं वो फटाफट इंप्लीमेंट हो जाएंगे और ग्रोथ रिकवर होगी। लेकिन अब ग्लोबल स्लो डाउन के भी बैकड्रॉप में क्या नई सरकार के लिए ये मुमकिन होगा, भले ही वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक एक मजबूत सरकार क्यों ना बने? ये सवाल का जवाब आसान नहीं है प्रदीप, क्योंकि आप दोनों साइड इसका आर्ग्यू कर सकते हो। आप ये भी, जैसे आपने कहा, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आना ही पड़ेगा ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस में, और वो स्टिमुलस के आते हुए इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा मार्केट में, इकोनॉमी में। ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो हम कंजम्पशन स्लो डाउन देख रहे हैं, देखिए जो प्रोजेक्ट वाला स्लो डाउन है, जहाँ पे लोग नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहा है, ये हर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले होता है। ये अनसर्टेनिटी हम समझते हैं, लेकिन जब आपको HUL, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया जैसे कंपनीज बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, उम्मीद है ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जानते नहीं हैं, और लगातार कुछ महीने से ऑटो नंबर्स खराब आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं ये लोग कंज्यूम करना बंद कर देते हैं इलेक्शन के लिए। तो कंजम्पशन वाला मामला दूसरा है, मैं IIP की जिक्र नहीं कर रहा हूँ अभी, वो इलेक्शन के वजह से हो सकता है। सो कंजम्पशन स्लो डाउन का हमें ठीक से देखना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूँ, मुझे भी लग रहा है ये सिक्लिकल स्लो डाउन है, 2-3 क्वार्टर में सुधर जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, और हमें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी है जो इलेक्शन के बाद भी ना सुधरे। तो इस समय पे हम बेनिफिट ऑफ डाउट सुधरने के चक्कर में रखते हैं और यही कहते हैं कि अभी इलेक्शन के वजह से अगर मार्केट गिर जाता है तो जो अच्छे ब्लू चिप कंज्यूमर नेम्स हैं उसको ख़रीद लेना चाहिए, और उम्मीद में रहते हैं कि ये साल के एंड तक सब ठीक हो जाएगा। ब्लू चिप्स स्टॉक्स जो बहुत ज़ोर से पिट चुके हैं सर, कुछ अगर किसी सेक्टर में आप वो स्टॉक्स देख रहे हैं, अगर कोई नाम बता सकें तो बढ़िया होगा हमारे दर्शकों के लिए, या कोई खास सेगमेंट पर आपका फोकस है तो वो बताइएगा। देखिए, मेरे ख्याल से ये मार्केट का 2 इंजन है, क्योंकि कैपेक्स वाला स्टॉक्स, वो जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है मार्केट का, L&D के नतीजे ठीक आए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल्स को जो हम एक ब्रॉड कैटेगरी में देखते हैं, उतना तगड़ा कैपेक्स रिकवरी अभी तक तो कोई निशान नहीं है। तो अभी अगर हम इंडस्ट्रियल स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम पूरा होप पे चल रहा है।
ऐसा नहीं कि हमारे कोई रणनीति है और हमने ऐसे कुछ देखा है जिसके बेसिस पे हम उसको खरीद रहे हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। उसको अगर छोड़ देते हैं तो मार्केट का दो पिलर है आज, एक है कंज्यूमर और एक है फाइनेंशियल्स। बैंक, एनबीएफसी जो भी बोल रहे हो, जो भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कंपनीज है और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ कंपनी है, ये दोनों को हम अलग तरीके से देखते हैं। जो फाइनेंस वाला कंपनीज है, मैं कहूँगा उसका आज के इन्वेस्ट करने का यूनिवर्स 6 से 8 कंपनी पे आ गया है। बाकी कंपनी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये जो डेट मार्केट में हम टाइटनेस देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है ये पूरा फाइनेंशियल स्पेस पे। 6 कंपनी में नहीं होगा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हो तो श्रीराम ग्रुप का कंपनीज वो भी अच्छे होते हैं NBFC में, उसको जोड़ लीजिए। ये 7-8 कंपनी के बाहर फाइनेंस में इन्वेस्ट करना आज बहुत मुश्किल हो गया। डेट मार्केट में जो टाइटनेस और होलसेल फंडिंग जितना टाइट हो चुका है, ये देख के कंजम्पशन पे आए तो वहाँ पे देखिए ये जो हम एवरग्रीन स्टॉक्स, हमारे पिताजी अंकल जो स्टॉक्स में पैसा बनाए हुए हैं, ये एवरग्रीन है। वो मैरिको, एशियन पेंट्स, मारुति, ऐसे टाइप के स्टॉक्स, इसमें एक बहुत भारी करेक्शन के बीच में चल रहे हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि लोग घबराए हुए हैं कि कंजम्पशन स्लो डाउन बहुत डेंजरस है। अगर ये 2-3 क्वार्टर चलता है तो हम ये विश्वास करते हैं कि ये सारे कंपनीज अपने मार्केट शेयर बरकरार रखेंगे और इवेंचुअली 20% प्लस ग्रोथ दिखाएंगे अगले कुछ सालों में। तो ये ख़राब फेज, इसको एक्यूमुलेट करने का स्टॉक है का समय है और ये स्टॉक्स खरीद लेना चाहिए। और ये तीनों कैटेगरी को छोड़ के जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे आप मेटल्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर्स में मेरे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया में वही 3 सेक्टर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल उद्यन आपसे, ये ऊबर का जो लिस्टिंग हुई US में फ्लॉप शो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2-3 साल पहले IPO लाया जाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं चलो शुक्र है ये फैंग शेयर में यू जुड़ जाता तो फैंगू हो जाता। आपका क्या टेक है इस पर? अभी क्या बताऊं, इसमें तो मार्केट का कुछ, हमारे यहाँ का मार्केट से कुछ संबंध वैसा नहीं है। हमारे मार्केट में बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं यही एनालाइज करने के लिए कि हम ये जो इंटरनेट वाला मामला है, जो हम देखते रहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब चल रहा है, इसको हम कैसे खेल सकते हैं और किसी तरह से इसको घुस जाएं कि नेक्स्ट हम जो इंडिया का फैंग स्टॉक है वो हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन ये गेम करना काफ़ी मुश्किल है। वो 1-2 स्टॉक ही है बाज़ार में जिसको आप ले सकते हो और जिस पे आप दांव लगा सकते हो, बाकी तो यहाँ पे लिस्टेड यूनिवर्स में नहीं है। तो हमारे फैंग स्टॉक तो वही रहा, कंजम्पशन और बैंक। प्राइवेट बैंक ले लीजिए या कंज्यूमर स्टॉक ले लीजिए। इंडिया में जिसने करोड़पति बन गया स्टॉक मार्केट में, वो तो ये 2 सेक्टर में से ही बना है। तो हमारे फैंग्स तो यही रहा। तो आप यहाँ पे इसी पे फोकस रखें, ये बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उदयन इस राय के लिए। तो उदयन के फेवरेट स्टॉक्स इस समय कंजम्पशन सेक्टर से ही है और वो कह रहे हैं कि इस गिरावट का फायदा आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो ब्लू चिप्स लेकर बनाएं, उसके अलावा नहीं। बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए बाजार तैयार है। पर आज की गिरावट में देखिए आयशर, यहाँ पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ, आपके यहाँ पे जो लेवल्स थे 19,000 और फिर 18,800, सातपुते जी आप कह रहे थे 19,500 के लेवल, तो इसने तोड़े। करीब करीब अब यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे? यस, स्टॉप लॉस देखिए हमने जो शुरू में कहा था 20,500 के आसपास, उसको अभी आप ट्रेल करें और 20,000 पे लगा दे। 19,000 और जो 18,800 मुझे लगता है ये टारगेट आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा टूट सकता है। तो आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ये तो दबाव के साथ दिख ही रहा है। और देखिए सुबह सुबह अगर आपने मुनाफे की तैयारी देखा तो कालरा साहब भी यही कह रहे थे और सातपुते जी भी आपको यही कह रहे थे कि ये स्टॉक आज का बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। और देखिए हो गया, 4% नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। इसके साथ कुछ और गिरेगा इसका साथ देता हुआ कोई और ऑटो स्टॉक? मेरे ख्याल से अगर आप तो ऑटो पे देखेंगे काफ़ी समय से बेच रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर आप हीरो भी देखें, हीरो भी मेरे को लगता है कि अभी भी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कर रहा है, ऊंची वैल्यूएशन। हाँ, जबकि उसका मार्केट शेयर जा रहा है, उसके रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ओके। तो कैश फ्लो काफ़ी ड्रॉप आउट हो गया है और वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपग्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है एक ब्रांड को, जो मारुति ने भी काफ़ी साल फेस किया। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रेशर आएगा अगले 2 क्वार्टर और। तो यहाँ पर आपको कमजोरी लगती है टू व्हीलर्स में। हीरो मोटो पे भी सच्चिदानंद, आप क्या टेक्निकली बेचने की राय देंगे हीरो मोटो को? जी,
फिलहाल 2515 के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए इमीडिएटली नहीं, बट डेफिनेटली थोड़ा सा वीकनेस अगर गहरी हो जाती है और 2490 के नीचे अगर स्विंग हो जाता है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक ब्रेकडाउन पे बेचना चाहिए। थोड़े से ओवरसोल्ड कंडीशन है तो इसलिए एक कंडीशनल सेल रखूंगा मैं। जो स्विंग बनाया था 2480 के आसपास पिछले कुछ हफ्तों में, तो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे बेचने में मोमेंटम मिल सकता है। बट ऊपर के लेवल्स देखें तो मुझे लग रहा है 2570 के ऊपर जब तक स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता तब तक आई थिंक बुलिश मोमेंटम नहीं बन सकता, तो वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो उन लेवल्स पर आपको बेचने के मौके उछाल में या फिर उसको स्टॉप लॉस के तौर पे लें। देखिए सरकारी बैंक नहीं टिक पाए हैं हेमंत, और आज उसकी वजह से दबाव बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक इस वक्त फिर से 28900 के लेवल के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसने पिछले सेशन के लोस दरअसल तोड़े हैं। अब देखिए सरकारी बैंकों में सिंडिकेट ऊपर से नीचे आया है, लेकिन टूटने वालों में यूनियन बैंक शामिल है, पीएनबी शामिल है, और सबसे कमजोरी तो मुझे इलाहाबाद बैंक में दिखाई दे रही है, जहाँ पे 6% के आसपास के फिलहाल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हो चुके हैं। सातपुते जी, इलाहाबाद बैंक क्या एक ट्रेड देखते हैं आप? देखिए प्रदीप जी, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, उस तरह से मुझे लगता है करीबन 40 तक जाने की यहाँ पे गुंजाइश बनती है। बट एट द सेम टाइम वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो संभल के बेचिए, स्टॉप लॉस के बिना मत बेचिए। 43.55 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आज का दिन का हाई है वही स्टॉप लॉस होगा। एट द सेम टाइम लोअर लेवल पे 40-41 ये के आसपास आपको मिले तो कवर कर लीजिए, एक मोमेंटम के साथ आप रहे। ओके, पीएसयूज में कोई ट्रेड सच्चिदानंद आप देख रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि एसबीआई सिंडिकेट बैंक ये तो काफी अच्छा है, बट शॉर्ट्स पे मेरे पास फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। तो पिछले सेशन में जैसे एसबीआई सबको ऊपर लेके गया था, आज वो सीन नहीं है। आज दरअसल बाकी का सेक्टर और यूनियन, पीएनबी जो रिलेटिवली बड़े बैंक हैं, उन सभी की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपने कोई ट्रेड ढूंढा है? आप कह रहे थे या इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे लग रहा है वापस एक वीकर ट्रेंड में आ रहा है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक अच्छी रिकवरी मिली थी, एक पुल बैक देखा गया था, 700 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। जिस तरीके से पुट राइटर्स वहाँ पर अभी भी कॉन्फिडेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लग रहा है कि नीचे में अराउंड 660-655 तक वापस एक स्विंग हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर मूव को 700 के पुट ऑप्शन थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। 52 के आसपास अभी फिलहाल कोट कर रहा है। 43 का स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट होगा अराउंड 65 का और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 72 का। ठीक बात है, तो नज़र रखिएगा इस पर। और देखिए आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जो हरे निशान के साथ और मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। थोड़ा बहुत एफएमसीजी आप सेक्टर कह सकते हैं सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स, पीएसयू बैंक, फार्मा के लिए तो ख़राब खबर भी आई अमेरिका से, मेटल, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स दबाव के साथ, और अब बाजार दिन के निचले स्तर पर कामकाज कर रहा है। रेलवे की 2 लिस्टेड कंपनी रीट्स और इरकॉन में सरकार हिस्सेदारी बेचने के लिए अब आगे तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों कंपनियों में ऑफर फॉर सेल, जी हाँ, OFS लाने का प्रस्ताव है। पूरी खबर जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी राइटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या तैयारी है? दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई 2 कंपनियों में फिर से अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। उनमें से एक कंपनी है RITES यानी राइट्स और दूसरी कंपनी है इरकॉन। ये रेलवे सेक्टर की दोनों कंपनियों में फिर से हिस्सेदारी बेचने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले ही साल सरकार ने IPO लाया था और इसमें हिस्सेदारी बेची थी। अब ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए फिर से हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है और इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसकी तरफ एक बड़ा कदम भी उठा लिया गया है। वो कदम यह है कि एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन कर दिया गया है। ये IMG जो वित्त मंत्रालय है, विनिवेश मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है और कंपनी के अधिकारी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और ये IMG ये तय करेगा कि सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कितनी हिस्सेदारी बेचे, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो। और इसी हफ्ते इस IMG की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। और इन 2 कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी जो बेचना चाहती है उसके पीछे 2 वजह भी है। पहली वजह तो यह है कि सेबी के शर्त के मुताबिक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग घटा करके आपको 25% तक लाना होगा, जो अभी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी कम है। और सरकार की हिस्सेदारी राइट्स में 87.4%, तो इरकॉन में 89.18% है। इसे घटा करके 75% तक सरकार को लाना है। और दूसरा, सरकार का फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार को लगता है कि इन कंपनियों में अगर विनिवेश किया गया जिसकी माली हालत काफी बेहतर है तो सरकार पैसा जुटाने में भी काफी हद तक कामयाब होती दिखेगी और फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार को राहत मिलेगी। यही वजह है कि सरकार इन 2 कंपनियों में जल्द से जल्द ऑफर फॉर सेल यानी OFS लाना चाहती है।
शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस अपडेट के लिए। तो ये दो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, राइट्स और इरकॉन, दोनों रेलवेज की कंपनी है और जैसे कि लक्ष्मण बता रहे थे कि इनके इश्यूज पिछले साल ही लाए गए थे। क्या है आपका व्यू? मेरे ख्याल से मैं दोनों पे थोड़ा नेगेटिव भी हूँ, क्योंकि OFS एक बहुत बड़ा ओवरहैंग होता है PSU कंपनीज के लिए, और अगर यही तरीका रहा तो जो इनके पॉजिटिविटी भी है रिजल्ट से, वो प्राइस में कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती जब तक वो पूरा अक्यूमुलेट नहीं हो जाता। तो मेरे को लगता है अभी के लिए इसको अवॉइड करें। मुझे लगता है ये दोनों जो स्टॉक है वो दरअसल डिविडेंड यील्ड वाले शेयर हैं। अच्छे लेवल पर गिरावट में आप कभी भी इसको लीजिए और अच्छी डिविडेंड यील्ड आती है। सेविंग बैंक से ज़्यादा अब तो वहाँ पे रेट कम हो गए, लेकिन फिर अगर वो अच्छे गिरेंगे तो उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन अगर उतनी ही गिर गई तो वो भी सेफ्टी इशू हो जाता है, इसलिए। ठीक बात है। तो एक ओवरहैंग जाहिर सी बात है अब इन स्टॉक्स पर रहने वाला है। देखिए सरकार जो नई सरकार बनेगी उसके लिए जो 100 दिन वाला एजेंडा जो हम आपको बता रहे थे, CNBC आवाज़ पर एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी थी, देखिए वो तैयार होने अब लगा है। तो उसमें जाहिर सी बात है कोई भी सरकार आएगी तो उसको पैसा जुटाना होगा, और राइट्स और इरकॉन ये वो कंपनियां हैं जिनका OFS जल्द अब आ सकता है, इसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। तो जो लोग तेज़ी कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, ये खबर जो है वो पॉजिटिव नहीं है। OFS का हैंगओवर अब इन दोनों स्टॉक्स पर रहने वाला है, FNO में नहीं है, वरना हम आपको अपने एक्सपर्ट से एक नीचे का कॉल दिलवाते हैं। लेकिन ये बात पक्की है OFS में थोड़े अट्रैक्टिव भाव नज़र आ सकते हैं, वहाँ पर आए तो आपको इस स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। तो लक्ष्मण रॉय आपको बता रहे थे ये एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन बाज़ार में जो मिड कैप का दर्द है देखिए वो बढ़ता जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स है 0.1% नीचे इस समय, और कई दिग्गज जब लार्ज कैप्स भी चल रहे थे तो मिड कैप्स जो थे वो देखिए बैक सीट पर थे, और अब लार्ज कैप्स गिर रहे हैं तो मिड कैप और जोर से गिर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर, और इसी तस्वीर को एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं विजय केडिया साहब, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रदीप लिखा है। तो एक गाना है वो सुनवा दिया जाए उनका, आपने सुना है? अच्छा वो ट्विटर पे उनका गाना। हाँ सुना मैंने, ये तीसरा गाना है शायद, जो चौथा गाना है। तो तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर भी मेरा शेयर आधा, सुनिए एक बार। एक्चुअली दर्द यही है, मैं बस यही सोच रहा कि अभी खुश कितने हैं, लेकिन देखिए ये सब बताते हुए भी ही इज हैप्पी। तो जब आप डेली ग्रुप से निकलकर अगर म्यूजिक स्टूडियो में जाएंगे और वहाँ पर आप गाएंगे तो आपको थोड़ी सी वो खुशी तो दिखाई देगी चेहरे पे, जो दिखाई दे, लेकिन आवाज़ बड़ी अच्छी है, बहुत ही गजब की आवाज़ है। मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जानते थे, लेकिन ये ऑल्टरनेट करियर बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, शेयर बाजार में जब मिड कैप्स की पिटाई होती है और आपके पास मिड कैप हो तो आप शायर बन जाते हो या गायकी निकलती है। आजकल हम लोग भी देखिए जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो बहुत शायराना अंदाज में कर रहे हैं। आपने ये दर्द है, लेकिन देखिए जब लाइफ टाइम हाई भी बाजार छूने के करीब था और बना भी रहा था सेंसेक्स निफ्टी, तो मिड कैप नहीं चल रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो दर्द जो है वो काफ़ी जगह दिख रहा है, और अगर आप ट्विटर देखें तो काफ़ी लोग हैं वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छे दिन आएंगे ना? तो मेरे मैं 24 को बताऊंगा, 23 को कैश लेके चले, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इस कैश क्रिएट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% डाउन है। तो आपने कोई शेयर में लिखा नहीं लिखा? मैंने नहीं, मैं ज़रा कैश क्रिएट करने में बिजी था, तो इसलिए मैं उस लेवल पे नहीं गया। नहीं, कालरा साहब ऐसे स्टॉक रखते हैं जो ऐसे मार्केट में भी चलते हैं, सही है, इसलिए इनको वो दर्द का शायद एहसास नहीं हुआ है ज़्यादा। मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखी है इस महीने के शुरू से, तो कैश पे रखो, एट द सेम टाइम जो भी करना है इंट्राडे करो और ख़त्म करो बात को। अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर उसको भी हल्के से लेता हूँ, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। पैसा मिलता है तो भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा भी टाइम आता है जब आपको बहुत सेफ रहना पड़ता है, नहीं किया तो भी चलता है। तो ज़्यादा एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे माहौल में। सही है, तो टेक वन डे एट अ टाइम लीजिए आप, जो होता है वो ठीक है आज के लिए। तो आज आपने जो बढ़िया बताया था, सुबह सुबह दबाव दिखाएगा आइशर मोटर, ये 5-5.5% नीचे, देखिए फ्री फॉल है इस स्टॉक में, बड़ा टिकट साइज का स्टॉक है, 1000 रुपये तो देखिए आज ही निकल गया है। DHFL जो आप कह रहे थे ये तो आपका टारगेट था 2 डिजिट का, राइट? 6% देखिए नीचे है ये स्टॉक अपने दिन के निचले स्तर पर। और IDFC फर्स्ट की भी बात हुई थी, देखिए ये स्टॉक 8-9% नीचे है, और डेल्टा कॉप ये कैश मार्केट का स्टॉक है, देखिए यहाँ पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब डेल्टा कॉप अभी क्या भाव है। तो ये सारे स्टॉक्स प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं प्रदीप। और
हाँ ये देखिए 11% नीचे ये स्टॉक्स अब इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ब्रेक के उस पार। S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। kiranjadav.com के किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। बहुत बहुत शुक्रिया कालरा साहब आपका, सतपुते जी आपका समय निकालने के लिए इस चर्चा में।